हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और सूडो फोर्स को समझने के बाद अब इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा है जो है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। और यहां पर ना आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है। अमूमन बच्चे इसके फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कंडीशंस को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बस इस परिस्थिति से बात करना है कि अगर रोड पर आपकी गाड़ी चल रही है और अगर रोड आपकी फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, वो बैंक्ड नहीं है यानी किसी एंगल पर नहीं मुड़ी है, तो सर्कुलर मोशन किस तरह से वहां पर किया जा सकता है और कब तक किया जा सकता है। और फिर दूसरी कंडीशन हम ये लेंगे यहां पर कि अगर रोड को हम यहां पर स्ट्रेट ना रख के थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो उस केस में फोर्सेस कैसे लगेंगे और वहां पर हम सर्कुलर मोशन को कैसे स्टडी करेंगे। बस यही काम हमको इस लेक्चर के अंदर करना है या इस पार्ट के अंदर करना है, जो कि है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। ये एक परिस्थिति है, ये एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन पे में हमको जो सर्कुलर मोशन का ज्ञान हमारे पास है, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ज्ञान हमारे पास है, जो फ्रिक्शन का ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान के जरिए, उस ज्ञान में जो मैथमेटिक्स है उसके जरिए हमें इस परिस्थिति से कम्युनिकेट करना है, बात करनी है। रिजल्ट खुद ब खुद चलकर हमारे पास आएगा। तो उस चीज को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड ये हमारे लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। यहां पर हम लोगों को सर्कुलर मोशन करने में आसानी होती है अगर हम रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तब। लेकिन इसकी नीड हमें क्यों नजर आई और ऐसा हमने क्यों किया, पहले हम उस चीज को समझते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम एक फ्लैट रोड लेंगे जो कि बिल्कुल भी बैंक्ड नहीं है बल्कि सीधी रोड है, और यहां पर आपका सर्कुलर पाथ बना हुआ है। मतलब ये जो रोड है आपका, ये बेसिकली एक सर्कुलर रोड है, कुछ इस तरीके से, लेट से इस तरीके से है, और ये बिल्कुल भी बैंक्ड नहीं है। तो मैं यहां पर अब सर्कुलर पाथ आपको शो कर दिया है, तो मैं स्ट्रेट रोड रखता हूं। तो ये रहा वो स्ट्रेट रोड जहां पर आपकी ये कार है। लेट से ये कार यहां पर रखी हुई है हमने, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है, ठीक है। खुद सोचो यहां पर कि मैं मोशन को स्टडी करने जा रहा हूं जहां पर मुझे एक्सीलरेशन दिखने वाला है, और जहां एक्सीलरेशन है वहां फोर्सेस के साथ मुझे डील करना है। तो मैं यहां पर इस कार का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। कार का मास है m, तो एम जी ये कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा। जितना ये गाड़ी जमीन पर फोर्स लगा रही है, जमीन एज अ रिएक्शन उतना ही फोर्स उस पर लगा रहा है, दैट इज योर नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब अगर ये कार उस सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो ऑब्वियसली यहां पर सर्कुलर मोशन में होने के लिए आपके पास एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। तो यहां पर वो इकलौती चीज क्या हो सकती है उस रोड के अंदर जिसकी वजह से इसको सेंटर की तरफ फोर्स मिले, और वो फोर्स क्या है, आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी ये वाली डायरेक्शन। तो देखो, ये हमने खुद से नहीं लिया कि फ्रिक्शन की ये डायरेक्शन होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होगा तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होगा, कोई और फोर्स है ही नहीं यहां पर। तो इस वजह से अब सपोज करो कि रोड को आप इसको टॉप व्यू से देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और यहां पर ये आपकी गाड़ी टॉप व्यू से आप देख रहे हो। लेट अस सपोज फ्रिक्शन यहां नहीं है, तो ये जो गाड़ी है ये अगले पल यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, ठीक है। इस तरह से ये गाड़ी स्ट्रेट रास्ते पर मूव करेगी। अब देखो, इस गाड़ी का रिलेटिव मोशन अगर हम देखें इस पाथ के अकॉर्डिंग, इस पाथ पर अगर मैं लेके जाऊं तो ये पाथ से दूर जा रही है गाड़ी, ये पाथ से दूर जा रही है, तो ऑब्वियसली इसके रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो जब गाड़ी उधर खिसक रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा जो उसको उस डायरेक्शन में खिसकने से रोकेगा, स्लिप करने से, स्किड करने से रोकेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां हो गई, टुवर्ड्स द सेंटर हो गई। सिर्फ एक तरीके से नहीं, जिस भी तरीके से हम सोच सकते हैं उस तरीके से सोचेंगे और इस परिस्थिति से हम लोग बात करेंगे, रिजल्ट खुद ब खुद हमारे पास आने स्टार्ट होंगे और हमारी सोच का दायरा एक्सपैंड करेगा। तो अब हमें यह समझ आ गया कि भाई फ्रिक्शन इस तरफ होगी। तो जो सर्कुलर मोशन में हमने ज्ञान हासिल किया है उस ज्ञान का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो यहां पर फ्रिक्शन मेरा किसके बराबर होगा, इसकी मौजूदा वेलोसिटी जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, वो अभी v है, तो फ्रिक्शन होगा mv स्क्वायर बाई, और ये जो पाथ है आपका, पाथ का जो रेडियस है वो रेडियस आपका r के बराबर है, तो फ्रिक्शन इस वक्त mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा। तो क्या ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास तो मेरा काम कंप्लीट हुआ? नहीं, मुझे अब इसके जरिए और थोड़ी सी बातचीत करनी है और मुझे और ज्ञान मिलेगा। फ्रिक्शन इज माई नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर किसके बराबर होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन के। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर होता है। ये हमने सर्कुलर मोशन को जब स्टडी कर रहे थे तो ये हमने डिस्कवर किया था, तो यहां पर मैंने वही लिखा। लेकिन अब फ्रिक्शन वाले पार्ट में चलते हैं। तो फ्रिक्शन हमें यह बताता है कि फ्रिक्शन का जो हमारी नॉलेज है वो ये है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू म्यू स्टैटिक एन के बराबर होता है। तो अब यहां पर इसका इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में सोचना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि गाड़ी तो मोशन में है, तो यहां हमने स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों रखा। तो अब जरा गाड़ी के मोशन को एनालाइज करो। अगर आप टॉप व्यू से देखो तो ये वो सर्कुलर पाथ है जिस पर गाड़ी जा रही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब
जो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का फ्रिक्शन अगर मैं देखूं तो वो इस डायरेक्शन वाला फ्रिक्शन है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेंटर की तरफ जो फ्रिक्शन है उसको देखूं, सेंटर की तरफ से अगर मैं फ्रिक्शन को देखूं तो यहां पर अभी भी गाड़ी सेंटर से उतनी ही दूरी पर है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है। हर पॉइंट पे जहां पर भी गाड़ी आपकी पहुंच रही है उसकी सेंटर से दूरी चेंज नहीं हुई है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में उसने कोई भी मोशन नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस परिस्थिति को ऑब्जर्व करूं तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि रेडियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में वो रेस्ट पर है। इसलिए यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं जो रेडियल डायरेक्शन में है। टेंजेंशियल में वो मोशन में है तो वहां आप काइनेटिक फ्रिक्शन ले सकते हो, लेकिन गाड़ी के अंदर अगर आप गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो वहां रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन में आता है। ये हम आगे अभी रोटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे, तो वो अलग केस हो गया। लेकिन यहां पर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिया, ये बात हमको समझ आ गई। और कैसे समझ आई, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये नेचर है जिसको ऑब्जर्व करके हमने इस चीज को जाना कि यहां स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहां पर कि भाई फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपकी करंट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है उस हिसाब से फ्रिक्शन उतना ही जनरेट होता है जितनी आपको उसको रोकने की नीड होती है। और फ्रिक्शन अगर आप जो फोर्स है जिसको अपोज कर रहे हैं फ्रिक्शन, वो बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लेकिन अप टू दिस वैल्यू, वो सिर्फ इस वैल्यू तक इंक्रीज करेगी। उसके बाद अगर आपका फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन इतना ही इंक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, तो वहां पर आपका फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा और उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि आपकी गाड़ी अब स्किड करना स्टार्ट करेगी। अब इसको देखते हैं, अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मेरा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम इस वैल्यू तक जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन के बराबर होगा। यानी कि ये वैल्यू जब तक इससे छोटी है फ्रिक्शन इसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होगी फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन ये कब तक इंक्रीज होगा, जब तक इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं हो जाती है। तो ऐसे फ्लैट रोड पर आप कितनी वेलोसिटी तक अपनी गाड़ी को तेज चला सकते हो, कितनी स्पीड तक आप अपनी गाड़ी को भगा सकते हो कि आप उस सर्कुलर पाथ पर बने रहो, तो वो क्या आ जाता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, वेलोसिटी इतनी इंक्रीज करी कि अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, दैट इज म्यू एस एन, और यहां पर एन जो है एम जी के बराबर है, तो यहां मैं लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। एम से एम यहां पर कट करते हैं तो यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी म्यू एस आर जी, यहां पर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल रोड पे, मतलब आपका जो फ्लैट रोड है जो बिल्कुल भी बैंक्ड नहीं है, वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी जो आप रीच कर सकते हो दैट इज म्यू एस आर जी के बराबर। जो भी आपके रोड का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मल्टीप्लाई ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट करेंगे, रिजल्ट हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो यानी कि सेफ स्पीड क्या है इस रोड के लिए वो हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। तो भाई कैसी रोड पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, इस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और गाड़ी उस गति सीमा से तेज ना चलाएं वरना एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये परिस्थिति हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली। अब हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा कि यार हमारे पास एक वेलोसिटी है, तो इंजीनियर्स के या फिर कह लो साइंटिस्टों के या मैथमेटिशियंस के मन में एक बात आई कि अगर मैं रोड को थोड़ा सा बैंक कर दूं, थोड़ा सा टिल्ट कर दूं मैं यहां पर, तो उस केस में क्या होगा। तो ये रही मेरी कार। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग डायरेक्टली कूद जाते हैं सर्कुलर मोशन में, लेकिन हर परिस्थिति को ऑब्जर्व करें हम लोग ध्यान से तो हमें चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी। पहली चीज हम ये लेते हैं कि भाई पाथ तो मेरा सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है दैट इज फॉर श्योर। अब उस सर्कुलर पाथ पे आपने रोड को सीधा ना रख के थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ठीक है, तो हमने कहा कि चलो थीटा एंगल पर हमने टिल्ट किया। अभी हम गाड़ी को क्या करते हैं, रेस्ट पे रखते हैं। ठीक है, गाड़ी को हम रेस्ट पे रखते हैं, यानी कि गाड़ी रुकी हुई है, तो उस केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एम जी नीचे, यहां पर कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, यहां पर कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन रहेगा बाहर की तरफ। क्यों रहेगा बाहर की तरफ, पहली चीज ये कि भाई एम जी साइन थीटा इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन होगा। अब यहां पर दो केसेस खुद ब खुद समझ आ रहे हैं, वो ये कि फ्रिक्शन की अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अगर एम जी साइन थीटा, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एम जी साइन थीटा
इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो यहां पर फ्रिक्शन मेरा mg sin थीटा के बराबर होगा और ये गाड़ी यहां पर आराम से खड़ी रहेगी, रेस्ट में रहेगी। लेकिन अब दूसरे केस पे चलते हैं, अगर mg sin थीटा मेरे फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू है, तो उस केस में गाड़ी स्लिप करके नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो केसेस हमारे पास आ गए। अब ये दो केसेस हमारे माइंड में है, तो अब हम गाड़ी चलाते वक्त इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे और अकॉर्डिंगली मैथमेटिकली कम्युनिकेट करेंगे, रिजल्ट खुद ब खुद आना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो तो भाई यहां पर दो चीजें, mg sin थीटा अगर फ्रिक्शन की वैल्यू के फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम है, ठीक है, तो यहां पर ये गाड़ी रेस्ट में है। तो भाई यहां पर ये चीज हमने देखी। दूसरा केस हमारे पास आता है कि अगर mg sin थीटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो ये गाड़ी स्लिप करेगी नीचे की तरफ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 1 लेके चलते हैं, जब mg sin थीटा, या अभी वो केसेस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम उस सिनेरियो को देखते हैं कि अब ये गाड़ी v वेलोसिटी से सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रही है, v स्पीड से रन कर रही है, तो यहां पर हमारे फोर्सेस क्या क्या होंगे। ठीक है, चलो तो इसको अब हम देखते हैं। अब हमें अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा टिल्ट करना होगा, कारण बताता हूं क्यों। ये है मेरे पास इंक्लाइंड रोड विच इज बैंक्ड एट एंगल थीटा, ये रही मेरे पास मेरी कार। ठीक है, ये रही मेरे पास मेरी कार। अब ये जो कार है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है पहले वो बना लेते हैं। mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन मेरा कहां लगेगा, फ्रिक्शन इंक्लाइन वाली डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगेगा। अब जो ये रोटेट कर रही है, इसके अगर मैं रोटेशन को देखूं तो ये इस तरह से रोटेट कर रही है, तो इसका जो रेडियस है वो ये रहा। ठीक है, आप खुद इमेजिन करो कि आपके पास एक बैंक्ड रोड है इस तरीके से, जो गाड़ी का सर्कुलर पाथ है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, वो इंक्लाइन के साथ ऐसे नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। तो आपका जो ये बैंक्ड रोड है, ठीक है, सर्कल इस लाइन के अलोंग नहीं है, सर्कल प्रॉपरली आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा जब आप इसी पॉइंट पर इसी पाथ पर मूव करते रहोगे। तो अब बारी आती है, हम यहां पर क्या करते हैं, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हमें सेंटर की तरफ फोकस रखना है, सेंट्रिपिटल फोर्स ढूंढना है हमें, तो हम अपने पाथ अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और हम यहां पर अगेन हमारे पास चॉइस आती है, हम इनर्शियल फ्रेम ले या नॉन इनर्शियल फ्रेम ले। तो मैं इसको टॉप व्यू से आपको दिखाता हूं। ये आपका सर्कुलर पाथ है, अगर गाड़ी स्किड करेगी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, आपका मान लो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो अंदर की तरफ स्किड कर गई या फ्रिक्शन ज्यादा है, वेलोसिटी कम हुई ज्यादा हुई, तो गाड़ी का मोशन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। जिसके लिए अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं, तो मोशन का जो पाथ है वो सर्कुलर नजर नहीं आ रहा है, वो मुझे यहां पर किस तरह से नजर आ रहा है, कर्वीलिनियर मोशन नजर आ रहा है। तो यहां पर मेरे लिए क्या कहते हैं, स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम यहां पर इस चीज को स्टडी करेंगे अंडर द रेंज ऑफ सर्कुलर मोशन ही। बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपना फ्रेम रेडियल डायरेक्शन के साथ पैरेलली और उसके 90 डिग्री पर लेते हैं, और कौन सा लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लेते हैं, जिससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि हम अपने आप को गाड़ी के अंदर रखेंगे, ताकि हम भी गाड़ी के साथ ही एक्सीलरेट कर रहे होंगे, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो भी होगा। और अब हम लोग गाड़ी में बैठ के गाड़ी के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, और यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो भी होगा, मुझे गाड़ी सिर्फ इधर या इधर जाती हुई नजर आएगी, जिससे मैं ये बता सकता हूं कि मेरी गाड़ी का इधर का एक्सीलरेशन कितना है या इधर का एक्सीलरेशन कितना है। सूडो फोर्स अप्लाई करने के बाद मैं यहां पर क्या कर दूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन अप्लाई करके नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अपना काम आसानी से कर लूंगा। तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे इनर्शियल फ्रेम लेना चाहिए या नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो मैंने पाथ को देख के डिसाइड किया। इनर्शियल फ्रेम में ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सा दिख रहा है, इंपॉसिबल यहां भी नहीं है, और मैं तो चाहूंगा कि आप धीरे धीरे अपने आप को मैथमेटिकली इतना साउंड करो, क्योंकि जब आप इसको इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन नॉन इनर्शियल से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, और इनर्शियल फ्रेम के लिए टास्क आपके पास रहेगा, अभी के लिए नहीं, धीरे धीरे जब आप मैथमेटिकली साउंड होते जाओगे और जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो इसको इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व करना। ठीक है, और मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से लेने के पीछे एक और रीजन है कि आपको थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल का भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो अब मैंने यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन लिया है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मुझे क्या बनाने होंगे, अपने फोर्सेस के कंपोनेंट जो मेरे एक्स और वाई एक्सिस की तरफ दिखेंगे। तो यहां पर अगर मैं लेता हूं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ गया मेरे पास थीटा, तो इधर बनेगा मेरे पास एन कॉस थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आएगा मेरे पास एन साइन
थीटा। और याद रखना, हम कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, ये ज्ञान कहां से अप्लाई कर रहा हूं मैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हमने सीखा वो ज्ञान अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर ये एंगल थीटा है, तो यहां पर हो जाएगा फ्रिक्शन कॉस थीटा, और आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा फ्रिक्शन साइन थीटा, एफ साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्स इधर है तो इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लग रहा है, इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। और अब बारी आती है आपके सूडो फोर्स की, क्योंकि बिना उसको अप्लाई किए नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका न्यूटन का दूसरा सिद्धांत है, उसको अप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो भाई इसकी मौजूदा करंट वेलोसिटी है v, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है दैट इज mv स्क्वायर बाई आर, तो उसी को एक्सीलरेशन क्या है v स्क्वायर बाई आर, तो बाहर की तरफ मैं एक्सीलरेशन लगाऊंगा, ये मैंने यहां पर एरो दिखाया, कहां दिखाऊं, इधर दिखा देता हूं, v स्क्वायर बाई आर, ये एक्सीलरेशन मैंने बाहर लगाया, सो एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई मास, ये बन जाएगा मेरे पास सूडो फोर्स। तो अब मैंने यहां पर सारे फोर्सेस को शो कर दिया है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर कहानी में कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, कहानी बड़ी सिंपल सी है, ये रही बॉडी मेरे पास, और अब मुझे यहां पर निकालना है अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं अपने आप को गाड़ी में बैठा देखूं, ना मैं नीचे फिसल रहा हूं, ना मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो मैं यहां पर किस केस में आ गया, रेस्ट वाली कंडीशन में आ गया। तो रेस्ट वाली कंडीशन के हिसाब से मैं एक्स डायरेक्शन में भी रेस्ट में हूं, वाई डायरेक्शन में भी रेस्ट में हूं, तो एक्स डायरेक्शन का मेरा फोर्स है एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। देखो ये रहे मेरे पास फोर्स, तो इस हिसाब से एन साइन थीटा ये इधर है, एफ कॉस थीटा और एम वी स्क्वायर बाई आर उधर है, इज इक्वल टू फ्रिक्शन मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये देखो बन गया मेरे पास, मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से भी अपने आप को देखता तो भी देखो यही इक्वेशन आती, कैसे, मैं उस टाइम एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं लगाता, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या है मेरे पास, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको अगर मैं यहां ले आऊं तो ये क्या बन रहा है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यानी कि देखो, हम चाहे इनर्शियल फ्रेम से करें या नॉन इनर्शियल फ्रेम से करें, रिजल्ट सेम ही आता है। तो मैं यहां पर इस चीज को नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से कर रहा हूं, दैट इज वाई मैंने सूडो फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो, इस चीज को देखने के बाद अब मैं यहां पर अगर एम वी स्क्वायर बाई आर लिखता हूं और यहां पर आता है एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं बस अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दूं, एफ की वैल्यू निकालूं, एन की वैल्यू निकालूं, नहीं, मेरे पास अब एक अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए मैं इस परिस्थिति को स्टडी करूं, ऑब्जर्व करूं। तो मैं यहां पर देखता हूं कि मेरी वेलोसिटी अगर वो बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगी तो मेरा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों बोल लो, इनर्शियल फ्रेम से सेंट्रीपिटल, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों इंक्रीज होंगे। तो वेलोसिटी के बढ़ने से मेरा ये वाली साइड की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इस साइड को देखूं, अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो नॉर्मल तो यहां पर मेरा कांस्टेंट दिख रहा है, मुझे थीटा भी मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, फ्रिक्शन मेरी वेरी कर सकता है, और मेरा यहां पर कॉस थीटा कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को इंक्रीज होने के लिए इस पर ही फोकस किया जा सकता है, बिकॉज ये वेरी कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू को डिक्रीज होना होगा, क्योंकि ये माइनस के साथ है। अगर प्लस के साथ होता तो फ्रिक्शन को इंक्रीज होना होता, बट ये माइनस के साथ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन को डिक्रीज होना होगा ताकि ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो। मान लो ये 7 माइनस 5 है, तो भाई 5 की जगह जब 4 आएगा तो ओवरऑल वैल्यू ये इंक्रीज हुई, क्योंकि अब ये वैल्यू 3 है, पहले ये वैल्यू 2 थी। सिंपल ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं। इससे मुझे ये पता चला कि यार मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ, अब मैं यहां ऑब्जर्व करूंगा, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ मेरा जो ये फ्रिक्शन की वैल्यू है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक टाइम मेरी वेलोसिटी इतनी होगी, एक टाइम मेरे पास एक ऐसी वेलोसिटी तक मैं पहुंच जाऊंगा जब मुझे फ्रिक्शन की नीड नहीं होगी। इस डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करो कि भाई यहां पर लग रहा है आपका एन साइन थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा, यहां लग रहा है फ्रिक्शन, और यहां हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो फ्रिक्शन की नीड मुझे कम पड़ रही है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन जो है मेरे पास अब डिक्रीज होके थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। अब वेलोसिटी और बढ़ा दी तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, ठीक है, तो एफ कॉस थीटा का भी कंपोनेंट देखो कम हो जाएगा। वेलोसिटी और बढ़ा दी तो एक टाइम आएगा मेरे पास जब मुझे फ्रिक्शन की नीड होगी ही नहीं, एन साइन थीटा अकेला काफी है, क्योंकि ये भी तो फोर्स सेंटर की तरफ ही है, एन साइन थीटा अकेला काफी है इस वक्त उस वेलोसिटी पर, ये एक ही वेलोसिटी है, यहां पर मल्टीपल वेलोसिटी नहीं है, इस वक्त एक ऐसी वेलोसिटी पे मैं पहुंच गया हूं जहां पर एन साइन थीटा अकेला काफी है उसको सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने के लिए। यही वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो मुझे चाहिए इस वेलोसिटी पर कि वो सर्कुलर पाथ पर बनी रहे। तो उस केस को अब हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला केस भी हमने बात कर करके डिस्कवर कर लिया है।
mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा। ये यहां पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ये यहां पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी मैं कह सकता हूं विदाउट फ्रिक्शन, तो मैं इसको एक सिंबल भी दूंगा कि भाई ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, तो वी एफ लिख दिया, इसका मतलब है वेलोसिटी विदाउट फ्रिक्शन, ये मैंने खुद ही ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पर वेलोसिटी विदाउट फ्रिक्शन वाले केस में आए और फ्री बॉडी डायग्राम, वहां पे तो बहुत सारे मार्क्स बन गए हैं, तो यहां पर बनाते हैं, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल फोर्स, दिस इज योर mg, ठीक है, mg। और यहां पर अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो ये था मेरे पास n sin थीटा और ऊपर की तरफ है मेरे पास n cos थीटा, ठीक है। अब n sin थीटा मेरा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है, mvf स्क्वायर बाई आर के बराबर है, ठीक है। तो अब बारी है n निकालने की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं n cos थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां पर आ गया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में गाड़ी उड़ तो रही नहीं है, तो वहां पर वो रेस्ट में है, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और नॉर्मल यहां पर निकल कर आया mg अपॉन में cos थीटा। जस्ट पुट करते हैं यहां पर, तो एम वी एफ का स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन, एन की जगह मैं लिखता हूं अब एम जी बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, टैन थीटा बन जाएगा। तो बस यहां पर देखो, तो भाई किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए वो वेलोसिटी क्या है, हम अब वो निकाल रहे हैं, तो यहां पर टैन थीटा आ जाएगा मेरे पास, मैं यहां लिखता हूं टैन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कट कर दो, और यहां पर आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। सो ये देखो, ये वो वेलोसिटी आ गई, सॉरी ये वो tan थीटा का रिलेशन आ गया। अब आपको वो वेलोसिटी चाहिए कि भाई मेरा रोड जो है इतने एंगल पर बैंग्ड है, तो वो वेलोसिटी बताओ, तो vf इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा का अंडर रूट, आर जी टैन थीटा का अंडर रूट। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पर इस पर्टिकुलर एंगल पर जब आप गाड़ी चलाओगे तो उस वक्त फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वक्त फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन। हम ये फॉर्मूलाज याद करते हैं, नहीं है जरूरत, आपको सिर्फ बात करना आना चाहिए। क्वेश्चंस भी तो परिस्थिति होंगे ना, जब उन परिस्थितियों में आप इसी तरह से बात करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट कितना साउंड होगा, कितना अच्छा होगा वो। और धीरे धीरे जब आप इस तरह के कई सवाल बना लोगे इसी तरह से बात करके, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी और आप इनको भूलोगे नहीं। हम याद करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, हम फॉर्मूले के जरिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को करो कॉन्सेप्ट के जरिए, फॉर्मूले अपने आप आपके माइंड में आने लगेंगे, किस परिस्थिति में क्या लगाना है, और समय बचने लगेगा। ये बात सत्य है, इस बात की आदत डालना, ठीक है। सो देखो, वो वेलोसिटी जहां पर फ्रिक्शन की नीड नहीं है वो वेलोसिटी है आर जी टैन थीटा, और टैन थीटा का रिलेशन, मान लो आप उसी वेलोसिटी पर चला रहे हो तो उस वक्त अगर आपको बैंकिंग ऑफ रोड का एंगल बताना है, मान लो आपने वो वेलोसिटी अचीव कर ली जहां फ्रिक्शन की नीड नहीं पड़ रही है, तो आप उस रोड का एंगल बता सकते हो बिना किसी डी की सहायता से, इसकी मदद से, ठीक है। सो देखो, ये हम लोगों ने यहां पर ढूंढ लिया। अब यहां पर अगेन अगेन कुछ भी करने से पहले आगे हमको ये बात करनी होगी कि परिस्थिति को हमें फील करना होगा। कुछ भी सॉल्व करने से पहले थोड़ा और बात करो और फिर जवाब तक पहुंचो। तो यहां पर अब मैं आगे बढ़ूं अगर, तो मैं क्या देखता हूं कि यार जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी, फ्रिक्शन, जो ये मेरी दो फिंगर्स हैं, थंब और फिंगर, ये फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को दर्शा रही है। वेलोसिटी बढ़ी, फ्रिक्शन की नीड कम हो गई, वेलोसिटी बढ़ी, फ्रिक्शन की नीड कम हो गई, वेलोसिटी बढ़ी, फ्रिक्शन की नीड कम हो गई, वेलोसिटी बढ़ी, फ्रिक्शन की नीड कम हुई, वेलोसिटी ऐसी पॉइंट पे आ गई जहां आपको फ्रिक्शन की नीड नहीं है, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर दो, अभी गाड़ी उस वेलोसिटी पर चल रही है क्योंकि फ्रिक्शन की नीड तो वैसे भी नहीं है, तो एन साइन थीटा अकेला काफी है उसको सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने के लिए। अब अगर मैं फर्दर और वेलोसिटी इंक्रीज करता हूं, स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, तो होगा ये कि एन साइन थीटा तो भैया फिक्स है, वो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन अब आपकी गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करना स्टार्ट कर देगी। क्यों स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपने वेलोसिटी बढ़ाई, तो mv स्क्वायर बाई आर जो है इसकी नीड बढ़ गई। अब जितना ये होना चाहिए उतना एन साइन थीटा उससे कम है, एन साइन थीटा जो है वो उससे कम पड़ गया, तो एन साइन थीटा जब आपका कम पड़ गया तो सेंटर की तरफ आपको डिमांड इतनी है, नीड इतनी है सर्कुलर पाथ पे रहने के लिए, बट ये उतनी सप्लाई, उतनी नीड पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के पास है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर है, और ये जो है अब उससे बड़ी डिमांड कर रहा है। तो गाड़ी क्या करेगी, उस सर्कुलर पाथ पे जैसे यहां पर है जाना उसको ऐसे चाहिए था, पर वो ऐसे जाना स्टार्ट कर देगी, यानी बाहर की तरफ स्किड करना स्टार्ट कर देगी। अब फ्रिक्शन को वापस से रोड में ले आते हैं। अब वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ने से फ्रिक्शन की नीड कम हो रही थी और एक पॉइंट आया जहां फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, उसके ऊपर भी फर्दर अब मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो ये बाहर स्किड करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन स्विच हो जाएगी। अब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ाओगे फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, और मान लो यहीं तक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और वेलोसिटी बढ़ाई, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, और वेलोसिटी बढ़ाई, अब फ्रिक्शन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये भाई साहब ये गाड़ी स्किड करेगी ही करेगी और इसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो यानी कि अगर मैं इस गाड़ी पे देखूं
तो भाई फ्रिक्शन एक वक्त इस डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर था, जो कि धीरे धीरे कम होते 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 जीरो पर आया, और फिर उसके बाद फर्दर और वेलोसिटी बढ़ी, तो फ्रिक्शन बढ़ते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया। तो जब फ्रिक्शन यहां था तो मेरे पास इसकी वेलोसिटी कम थी, तो वेलोसिटी मिनिमम। जब फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पहुंच गई, मतलब इस डायरेक्शन में अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, तो मेरे पास थी वेलोसिटी मैक्सिमम। यानी कि एक बैंक्ड रोड पर, एक इंक्लाइंड रोड पर मेरे पास एक रेंज ऑफ वेलोसिटी होगी। यहां से यहां तक चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी सेफ है, अगर इससे कम चलाई तो फिसल सकता है, उससे ज्यादा चलाई तो उससे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा चलाई तो भी मैं फिसल सकता हूं, तो भी मेरी गाड़ी स्किड कर जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। अब इस केस के अंदर वही वाली बात आती है कि अगर जो यहां पर हमने पहले बात करी थी कि व्हाट इफ आपका जो ये एंगल थीटा है, उसका जो ये कंपोनेंट यहां पर आता है mg sin थीटा, वो आपका फ्रिक्शन से ज्यादा है, वो आपका फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो ये सिचुएशन बनेगी। क्यों बनेगी ये सिचुएशन? ये देखो भाई, जब आप रेस्ट पे हो, जीरो वेलोसिटी है, तो आप नीचे स्किड कर रहे हो, इसलिए फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, तो आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो थोड़ी सी मदद करे आपको वहां पर होल्ड होने के लिए, उस पाथ पे बने रहने के लिए। लेकिन अगर दूसरे केस पे चले कि mg sin थीटा आपका फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो उस केस में फ्रिक्शन की जो मिनिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू इस साइड होगी, इस तरफ, क्योंकि वो तो आप नीचे गिरोगे तो ऊपर की तरफ ही लगेगा, तो वो किसके बराबर होगी? वो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर नहीं होगी, बल्कि वो यहीं तक रहने वाली है, जो कि mg sin थीटा के इक्वल होगा। इस बात को एक बार फिर से फील करके देखो कि भाई इधर की तरफ जो नीड है वो है mg sin थीटा के बराबर की। अगर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो कंपोनेंट है mg sin थीटा कम है, तो फ्रिक्शन से कम है, यानी कि इधर का फ्रिक्शन अभी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं गया है, ठीक है। तो अब ये गाड़ी रेस्ट पे है, आराम से टिकी रहेगी, नहीं गिरेगी। अब ये वेलोसिटी जब अपनी बढ़ाएगी, जब अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी, तो फ्रिक्शन की डिमांड तो मेरे पास कम होती जा रही है। फ्रिक्शन की डिमांड क्या हो रही है? मेरे पास कम होती जा रही है, तो फ्रिक्शन तो घट ही रहा है। यानी कि इधर की तरफ जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू थी वो मैक्सिमम नहीं गई, लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ाते गए, लेकिन जब फ्रिक्शन इधर जाना स्टार्ट हुआ तो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम तक गई। तो फ्रिक्शन का जो रेंज है वो mg sin थीटा से लेकर, जो आपका म्यू एन, जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, यहां तक वेरी करेगा, उस केस में जिस केस में रेस्ट में भी आपकी गाड़ी फिसल नहीं रही है। लेकिन अगर गाड़ी आपकी रेस्ट में फिसल रही है, ठीक है, तो उस केस में समझना, उस केस में इधर भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक होगी, बट वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के आने के बाद ही स्टार्ट होगी। उस केस में जब आपकी गाड़ी रेस्ट में फिसल रही थी, अगर आपने गाड़ी खड़ी कर दी और वो फिसल के नीचे आ रही है, तो उस केस में आपको एक मिनिमम वेलोसिटी रीच करनी पड़ेगी, तब जाके आपका फ्रिक्शन गाड़ी को होल्ड कर पाएगा। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि यहां पर भी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करेगा, और यहां पर वी मैक्स पे जब आएगा तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। और आमतौर पर हम रियल लाइफ में जब किसी इंक्लाइन रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो फिसलती नहीं है, यानी कि वो पहले वाला केस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और ये वाला केस आपका उसमें एग्जिस्ट करता है। वो जो एक वो आता था, पहले सर्कस वगैरह होते थे तो वो दीवारों पर गाड़ियों को चलाया करते थे, वो थोड़े से इंक्लाइन होते हैं स्टार्टिंग में, तो उस वाले केस में दूसरा वाला पार्ट अप्लाई करता है, जहां फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को फिसलने से बचा नहीं पाता है अगर वो रेस्ट में होती है तो। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या होता है ना, हमें डायरेक्टली ये वाला केस पढ़ा दिया जाता है जहां गाड़ी जब फ्रिक्शन जो है होल्ड नहीं कर पाता है गाड़ी को, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ यही है, सारी सच्चाई यही है, हम इसी चीज को रियलिटी में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं इंजीनियरिंग के टाइम पे कि भाई फ्रिक्शन के लिए देखो मिनिमम वेलोसिटी इतनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी चाहिए, उन फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं। बल्कि हमें हर चीज को देखो, फॉर्मूले हमें मदद कर रहे हैं, फॉर्मूला मत बोलो इनको, आप ये कहो जो हमने अभी तक मैथमेटिकली यहां ज्ञान लिया, उस ज्ञान के जरिए जब हम अपने एक्चुअल नेचर को देख रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उससे बात करने लायक बन पाए, और हम एक्चुअलिटी को ऑब्जर्व करके हर परिस्थिति को देख पा रहे हैं। तो हमारे पास अब प्रश्न जो आएंगे वो भी तो एक परिस्थिति होगी, तो जिस प्रकार की परिस्थिति होगी हम अपने आप को ऐसा लायक बना रहे हैं कि हम मैथमेटिकली उससे बात कर सके और परिस्थिति का हल निकाल सके आराम से, यही हमें करना है। ठीक है, तो हमने दोनों परिस्थितियां देखी, बट आपके सिलेबस में वही परिस्थिति है जिसमें एक वेलोसिटी आने पर ही फ्रिक्शन गाड़ी को होल्ड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में वो होता है कि फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को ऑलरेडी रेस्ट में भी होल्ड कर रहा है, और ये बात आपको भी सोचनी है, सेल्फ थॉट करना है, सेल्फ प्रोसेस करना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन का ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करो, इस परिस्थिति को एक बार सेल्फ सोचो, और फिर सोचने के बाद इसका राइट अप लिखो खुद से, और जो भी मैथमेटिकल टॉकिंग है वो उस राइट अप के अंदर लिखो, जवाब आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो भाई यहां हमने बैंकिंग ऑफ रोड में पहली परिस्थिति ये देखी
कि आप अभी स्लो वेलोसिटी पे चल रहे हो और अभी आप उस वेलोसिटी पर हो जहां पर आपकी गाड़ी सर्कुलर पाथ पे जा रही है, यानी स्किड नहीं कर रही है। तो इस केस में हम देखते हैं अब कि हमें क्या मिलता है। तो भाई मेरे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, या मैंने तो नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता हूं इसे, वो आया मेरे पास एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पर देखूं कि एफ की वैल्यू चाहिए मुझे, एफ को सब्सटीट्यूट कर सकता हूं मैं और एन को सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू, इस वक्त फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पर है। क्यों? क्योंकि इसने जस्ट इसको होल्ड करना स्टार्ट किया है। देखो अब आप समझो, जब तक आप मूव नहीं कर रहे थे तब तक आपकी गाड़ी स्किड कर रही थी। आपने मूव करना स्टार्ट किया, आपने वेलोसिटी बढ़ाई, अभी भी गाड़ी स्किड कर रही है बट पहले से कम। अब आप उस वेलोसिटी पे आ गए जहां ये जस्ट अबाउट टू स्टॉप योर स्किडिंग, अब फिसलना इसने बंद कर दिया है। तो यानी कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन पूरा का पूरा उसको होल्ड कर पा रहा है। यानी कि फ्रिक्शन इस वक्त कहां है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो वो वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, तो मैं यहां पर वी मिनिमम लिख देता हूं, वी मिनिमम लिख देता हूं। तो अब मेरा फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? तो एम वी स्क्वायर मिनिमम बाई आर इज इक्वल टू नॉर्मल निकालो और फ्रिक्शन निकालो। तो ये देखो बन गया एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन होगा म्यू एन के बराबर, म्यू एन कॉस थीटा। ठीक है, सो व्हाट आई नीड इज, मुझे चाहिए क्या? मुझे नॉर्मल चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एन हटाता हूं, यहां से एन हटाता हूं और कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अब मेरा जो टास्क बचा है वो ये है कि मैं नॉर्मल फोर्स को ढूंढूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं वाई डायरेक्शन में इधर देखता हूं फोर्सेस क्या है, एन कॉस थीटा, और यहां पर है एफ साइन थीटा। ठीक है, और है मेरे पास एम जी। अब देखा जाए तो और क्या क्या बचा? और कोई फोर्स वहां पर? कोई फोर्स नहीं। ठीक है, तो अब इस ज्ञान का इस्तेमाल करें। वाई डायरेक्शन में ये रेस्ट पे है, इसका मतलब एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन जो कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो मैं फ्रिक्शन की जगह क्या लिख देता हूं? म्यू एन, म्यू एन यहां पर साइन थीटा है, म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एम जी। नीचे का फोर्स क्या है आपका? एम जी के इक्वल है। सो लो, हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। और अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? एन कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पर आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू एम जी। नॉर्मल आपके पास आ चुका है। नॉर्मल किसके बराबर होगा? ये पूरा का पूरा उठा के एम जी से डिवाइड कर दो। तो यहां पर अब हम लोग कौन से केस को देख रहे हैं? जब मेरी वेलोसिटी मिनिमम है। तो एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स को यहां से देखो तो वो किसके बराबर है? एम जी डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा डिवीजन में है तो यहां पर आया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। माई वर्क इज डन। ठीक है, तो अब यहां क्या करो? एम से एम कट कर दो, कट कर दिया। ठीक है, आर को यहां ले जाओ और अपनी इक्वेशन को लिख लो। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन फाइनली क्या बनकर आई? ठीक है, सो वी मिनिमम, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जब आपकी गाड़ी यहां पर सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकती है, तो वो क्या निकल कर आया? वो निकल कर आया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपके पास आएगा आर जी, आर मल्टीप्लाई जी, और यहां स्क्वायर है तो यहां पर आप लगा दो अंडर रूट। ये देखो मिनिमम वेलोसिटी आ गई। हम ये फॉर्मूला याद करते हैं। क्यों जरूरत है याद करने की? कोई जरूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एंगुलर वेलोसिटी बताओ, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर को जाके वहां पे डिवाइड कर देना, आपका काम हो गया, ओमेगा मिनिमम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? मैक्सिमम वेलोसिटी देखते हैं कि भाई वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो भाई मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम पर फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा और साफ सुथरा अब बना लेता हूं। ठीक है, तो भाई मिनिमम वेलोसिटी को मैं यार यहां एक जगह लिख लेता हूं, वी मिनिमम इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये मैंने मिनिमम लिख लिया ताकि अब मैं यहां से इसको रब कर दूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी पर, क्योंकि परिस्थिति तो अब हम समझ ही गए हैं, वेलोसिटी बढ़ेगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही बॉडी, ये रहा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
ये रहा मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम लोग दिखा देते हैं। भाई फ्रिक्शन यहां पर है, आप मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गए तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे है। ये वो वेलोसिटी है जिसके ऊपर आपने जरा सी भी वेलोसिटी इंक्रीज करी तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करना स्टार्ट कर देगी। तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम चरम पे आ चुका है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स आपका इधर लगेगा तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास n cos थीटा और यहां कंपोनेंट होगा आपके पास n sin थीटा। अब जब आपने कंपोनेंट लगा दिए हैं तो इस n को यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसको भी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये रहा, ठीक है, n cos थीटा n sin थीटा। mg कहां लगेगा आपका? mg लगेगा नीचे की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? क्योंकि आप तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो, भाई एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ mv मैक्स, क्योंकि अब आप तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे हो, mv मैक्स का स्क्वायर बाई r। अब फ्रिक्शन देखो आपका x और y एक्सिस पर नहीं है, तो हम इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट्स कर लेंगे। ठीक है, तो भाई यहां पर जो कंपोनेंट है, अब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो यहां आ जाएगा f cos थीटा और नीचे आ जाएगा f sin थीटा। पिछली बार आपने देखा होगा f sin थीटा ऊपर था और f cos थीटा पीछे की तरफ था, बट क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन स्विच हो चुकी है, f cos थीटा इधर है, f sin थीटा इधर है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ये ज्ञान हमारे पास भरा हुआ है, हम इस चीज की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं अब। तो भाई सेंटर की तरफ और बाहर की तरफ जो फोर्स है या फिर इधर और इधर का फोर्स बैलेंस करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब आप देखोगे, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको दिखेगी क्या कि गाड़ी रेस्ट पे है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल आप क्या कहोगे, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv मैक्स का स्क्वायर बाई r। ठीक है, अभी मैक्सिमम वेलोसिटी पे ना जाओ, ठीक है, मतलब अब आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आ गई है, तो देखो ये रिलेशन आ गया आपके पास। वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो भी ये रिलेशन होगा। तो अब इस परिस्थिति से बात करूं, वेलोसिटी बढ़ेगी तो mv स्क्वायर बाई आर बढ़ेगा, तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ना होगा, क्योंकि ये तो भैया कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू को यहां बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस है, पिछली बार माइनस था इसलिए फ्रिक्शन को घटना पड़ा था। तो जब आपकी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक बार स्विच हो गया, वेलोसिटी और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, वेलोसिटी और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, वेलोसिटी और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तक हमने वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है, तो यहां से खुद ब खुद बन जाता है n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर है म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई r। काम खत्म। अब बारी क्या है, यहां पर n को कॉमन ले लो, ठीक है, n को कॉमन ले लो, यहां पर म्यू लिखो और ये रहा। ठीक है, अब मेरी बारी है n निकालने की, तो अब मैं देखता हूं यहां पर y डायरेक्शन में n cos थीटा mg और f sin थीटा मिल गया मेरे पास, सेम वही चीज। तो n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस में mg, क्योंकि y डायरेक्शन में भी आप रेस्ट पर हो, उड़ तो रहे नहीं हो, ना जमीन में धस रहे हो, रेस्ट पे हो, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो भाई यहां पर फ्रिक्शन किसके बराबर, फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर, क्योंकि आप तो मैक्सिमम लिमिट के लिए चेक कर रहे हो। इसको यहां लाते हैं, एन कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एन किसके बराबर, एम जी अपॉन में दिस के बराबर। जस्ट पुट करो, यहां पर एन आ गया मेरे पास एम जी। ठीक है, चलो पहले ये लिख लेता हूं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई दिस cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल होगा, इस आर को यहां लेकर आओगे। ठीक है, तो वी मैक्स आपके पास क्या निकल कर आया, वी मैक्स निकल कर आया आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा अंडर रूट में, क्योंकि v का स्क्वायर है। ये देखो v मैक्स आ गया। अब बात इसको समझो, हम एग्जाम के लिए ये फॉर्मूले याद कर रहे हैं तो हम बेवकूफ हुए ना। हमने बात करी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया, फ्रिक्शन का ज्ञान लगाया, परिस्थिति को पहले समझा, उसके बाद ये जवाब खुद ब खुद निकल कर आ गए। 4-5 परिस्थितियां इस तरह से सॉल्व करेंगे, अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएगा। इतने लंबे लंबे फॉर्मूलाज जब आएंगे वो याद भी नहीं होंगे, लेकिन सॉल्व करना आता होगा। इसको भूल के क्वेश्चन पूरा छोड़ने से अच्छा है कि भाई इसको समझ के, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, 2 मिनट दो, अभी बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके पूरे नंबर लेकर आओ। तो अच्छी बात किसमें है, नेचर से बात करने से, ऑब्जर्व करके, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके पढ़ोगे, यकीन मानो आप कभी भी
कभी भी इस डिलेमा में नहीं आओगे कि मेरे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। फॉर्मूला याद है तो टाइम बच गया, नहीं याद आ रहा है तो बना के करोगे, लेकिन 0 नंबर नहीं लेकर आओगे। उस क्वेश्चन में आप अपने नंबर लेकर ही मानोगे। इसीलिए कहता हूं जिसके पास ज्ञान है उसके नंबर इस दुनिया में कोई नहीं काट सकता। तो जब नंबर कटेंगे ही नहीं तो जहां चाहो वहां सिलेक्शन ले सकते हो आप अपना। और यहां पर देखो नेचर से बात करके चीजें खुद ब खुद निकल कर आ रही हैं। तो अब देखो वी मैक्स को भी वी मिनिमम के साथ लिखता हूं और एक बार इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें देखो यहां पर क्या मिलता है, यहां पे ब्लैक कलर लेते हैं। तो वी मैक्सिमम मिला मुझे इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ठीक है, यहां पर है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये रहा मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक, दिस टू दिस, ठीक है, ये देखो यहां पर वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, से लेकर मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी इतनी होनी चाहिए अगर आपका एंगल थीटा पर आपका रोड इंक्लाइंड है तो। और ये किस केस में है उस बात को समझना, उस बात को समझना, ये उस केस के लिए है जब आपकी गाड़ी इस एंगल पर इसको होल्ड नहीं कर पा रही है, यानी कि mg sin थीटा आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा है। उस केस में क्या हो रहा है, गाड़ी स्लिप कर रही है, तो आपको इतनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए ताकि आपकी गाड़ी सर्कुलर पाथ पे मूव कर सके, और इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी ताकि उसी पाथ पे बनी रहे। इससे लेकर यहां तक जब वेलोसिटी होगी तो फ्रिक्शन इसको उसी पाथ पर बनाए रखेगा। लेकिन तो ये किस केस में हो गया, व्हेन, ये हमारी बुक्स में अवेलेबल ही नहीं है, व्हेन mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एन, या फिर मैं कह लो एफ मैक्स लिख देता हूं मैं यहां पर, फ्रिक्शन मैक्सिमम। जब ये उस केस के लिए निकल कर आया जब mg sin थीटा आपका एफ मैक्स से ज्यादा है। बट रियलिटी में आप लोग हाईवेज पर गए होंगे, वहां पर आपने टर्निंग पर अपनी गाड़ी स्टॉप करी होगी कभी, तो आपकी गाड़ी फिसलती नहीं है। तो इन रियलिटी mg sin थीटा आपका इन रियलिटी, तो मैं ये कहूं व्हेन mg sin थीटा, जो कि आपका रियल केस है, ठीक है, ये भी रियल केस है, अब रोड ज्यादा टिल्ट कर दोगे तो ये भी रियल केस है, बट आमतौर पर यही केसेस हमको मिलते हैं। ठीक है, व्हेन mg sin थीटा इज लेस देन एफ मैक्स, व्हेन mg sin थीटा इज लेस देन एफ मैक्स, उस केस में v मिनिमम क्या होगा, v मिनिमम आपका 0 होगा। सर्कुलर पाथ के लिए नहीं, लेकिन v मिनिमम मतलब कि आपकी गाड़ी स्किड ना करे, ठीक है, या फिर आप कह लो 0 के बाद अगला पॉइंट जो है वही आपका v मिनिमम है, तो हम यहां 0 ले लेते हैं। से v मैक्सिमम तो यही रहने वाला है, यानी कि रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का अंडर रूट। तो उस केस में आपका वेलोसिटी 0 से लेकर यहां तक वेरी करेगी, और अगर आपकी गाड़ी स्किड कर रही है रेस्ट पे तो उस केस में यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी। अब सोचो, फॉर्मूले से याद कर रहे हो, मान लो या फॉर्मूला याद करके जा रहे हो, आपको तो सिर्फ ये पढ़ाया गया है, वो भी बिना ये बताए कि ये इस केस में काम करेगा, तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा। हमें मान लो एग्जाम में आईआईटीज ने क्वेश्चन बनाया, उन्होंने सोचा कि यार ना फिसलने वाले केस में बना देते हैं, और एक ऑप्शन दे दिया ये वाला, पर हमने तो ये याद किया हुआ है। हम मान लो हमने नहीं भी याद किया है, लेकिन अगर हमें परिस्थिति से बात करना आता होगा तो हम जब इसको पढ़ रहे होंगे तो हम इस परिस्थिति को भी इस परिस्थिति को भी देखेंगे और इस परिस्थिति को भी देखेंगे, तो हमें पता होगा कि इस परिस्थिति में ये केस निकल कर आ रहा है और इस परिस्थिति में ये केस निकल कर आ रहा है। पूछने दो आईआईटी को कोई भी सवाल, लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, फॉर्मूले याद किए हैं, ये याद है, पूछ ये लिया, तो इसके याद करने का भी क्या फायदा। 4 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, -1 ही मिलेगा, 5 नंबर का लॉस डायरेक्टली। यानी कि हमें ऑब्जर्व करके पढ़ने से हमारे 4 नंबर के पक्के होने की गारंटी निकल कर आ रही है, अगर हम ऑब्जर्व करके पढ़ रहे हैं चीजों को तो। लेकिन याद करके अगर पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी निकल रही है कि भाई अगर ये पूछ लिया तो 4 नंबर आ गए, ये पूछ लिया तो 0 हो गए, यानी आपके 4 नंबर और और 4 नंबर का गेन और 5 नंबर के लॉस में 50-50 की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ ओवरऑल हर क्वेश्चन के साथ अगर प्रोबेबिलिटी जोड़ दें तो आपके ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी 50% घट जाती है। लेकिन ऑब्जर्व करके पढ़ते हो तो आपको हर परिस्थिति पता होती है, आप इंजॉय करते हो, तो आपके यहां पर ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी 100% इंक्रीज हो जाती है। आप 90% ले लो क्योंकि सिली मिस्टेक इंसान से हो जाती है, लेकिन स्टिल 90% इज वे ग्रेटर देन 50%। ठीक है, और 50% वाले केस में तो जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, पूरा सिलेबस तो हम तब भी नहीं पढ़ते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए वो इंजॉयमेंट चाहिए, वो एनकरेजमेंट चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, और वो ऑब्जर्व करके जब पढ़ते हैं और जवाब निकल कर आने स्टार्ट हो जाते हैं तभी मिलती है। तो यहां पर अगर हम बात करें
नॉन ऑब्जर्विंग पढ़ाई, फॉर्मूले वाली पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं तो 20% प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे आंसर्स के सही होने की, ठीक है। और अगर हम ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं तो 90% प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर हमारे आंसर्स के सही होने की। और यहाँ पर अगर मैं पूरी दुनिया, पूरी इंडिया के बच्चे जो जेई का पेपर देते हैं, इस प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करूं, इस चीज का इस्तेमाल करूं, अभी सारे बच्चे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पर अगर चल रहे हैं 20% या 30% वाली प्रोबेबिलिटी पर, कुछ 20 पे लाई कर रहे हैं, कुछ 30 पे लाई कर रहे हैं, कुछ 25 पे लाई कर रहे हैं, कुछ 50 पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल कट ऑफ हमारे देश का कम आ रहा है। अगर पूरी कंट्री हमारी पूरी कंट्री के बच्चे ऑब्जर्व करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम 90% तक हम पहुंच जाएंगे। और 90% का मतलब है कि 300 में से 240 250 ये कट ऑफ आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर सीट्स आपकी फिल हो जाएंगी, ना कि 80 मार्क्स पर आपको कट ऑफ मिलेगा। तो देखो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, ज्ञानी बन सकता है। हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करके पढ़ना है। मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं, एज अ लैंग्वेज की तरह यूज करना है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दिस इज सो इजी, दिस इज दैट इजी, इतना आसान है ये। तो देखो बैंकिंग ऑफ रोड हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, कहां से लेकर कहां तक वेलोसिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जहां फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट आर जी टैन थीटा के बराबर होती है, या फिर टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये हमने डिस्कवर किया, ठीक है। ओवरऑल मैं यहां पर आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैंने कोई लिस्ट भी नहीं बनाई कि ये फॉर्मूले याद कर लेना, वो तरीका मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई है, उस डायरेक्शन में आप अब खुद सेल्फ स्टडी करो और यकीन मानो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ये सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चन के अंदर इन्हीं तरीके से बात कर करके बार बार बनाना, एक टाइम आएगा वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो बैंकिंग ऑफ रोड यहां पर हम लोग फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे आपसे क्वेश्चंस की दुनिया में, जहां पर हम इन क्वेश्चंस को, परिस्थितियों को ऑब्जर्व करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा कम्युनिकेशन के दौरान, और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी लर्निंग को रिवाइज करेंगे, लर्निंग को और ज्यादा प्रिसाइज करेंगे, लर्निंग को और ज्यादा साउंड करेंगे, और लर्निंग लेने के लिए अपने आप को और कैपेबल बनाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।